गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 12 आर्ट्स का वीवीआई प्रश्न जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक करके हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के पूछे जाते हैं उसको मॉडल आंसर के रूप में आपको दे रहे हैं। आपका काम है इस सारे वीडियो को अच्छे से देखना, समझना और उसके बाद क्वेश्चन को अपने खुद से नोट करिएगा, आंसर को बनाना है और याद करना है इसको अच्छे से। और आज हम लोग लेकर आए हैं इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास चैप्टर से 2 क्वेश्चन है हमारे पास। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण और दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन जो प्रणाली थी वो कैसा था। आप हमारे साथ जो ग्लोबल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर हमारा है उससे जुड़िए और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। आइए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉपिक है आपको सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है। आज से आपको एक एक क्वेश्चन प्रतिदिन दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन, कभी कभी मैंने एक वीडियो होगा, कभी 3 क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 क्वेश्चन भी हो सकता है। आपका काम अच्छे से उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतनों का कारण लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है कि सबसे पुराना प्राचीन सभ्यता था, इसका पतन कैसे हो गया था। पतन के बारे में बहुत सारे जो इतिहासकार है वो अलग अलग बात कहे, लेकिन अभी तक क्या हो उसका कोई क्लियरेंस नहीं पता चला है। तो हम लोग इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या चीज़। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्या करना है हमको, उसका ब्रीफिंग लिखना है, एक समरी टाइप का लिखना है उसके बारे में जो बहुत ऑथेंटिक हो, लगे कि जो एग्जामिनर हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो क्या करें, इसके आगे थोड़ा सा चीज़ को देखें, पढ़ें। हम लोग देखिए एक आपको फॉर्मेट सिखाया जा रहा है आपको, इसके तौर पर आपको क्या करना है, आंसर को लिखना है, या चाहे तो आप इस आंसर को भी पूरी तरीके से लिख ले तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता है। ये कहा जाता है ये भारतीय सभ्यता है, तब का सभ्यता जिस समय जो भारत था, भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, आज से लगभग 3500 वर्ष पुराना भी कहा जाता है। 3500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में इस जो सभ्यता के बारे में कहा जाता है। तो ये क्या था, भारतीय सभ्यता के विकास को ये दर्शाता है। और ये कैसा था, कहा जाता है कि जो भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन सभ्यता था। ठीक है, तुम लोग भी अपना समझते पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं, अब निकल गया। ठीक है, इस सभ्यता को क्या कहा गया है बताओ, इस सभ्यता को कैसा कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता का है। दूसरा नाम कैसा है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, ये है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। तो ये जो जॉन मार्शल थे हम लोग पढ़े थे इतिहासकार, जब यहाँ भारत में डेवलपमेंट का काम चल रहा था, रेल पटरी वगैरह बिछाना, तो ये काम दिया गया था जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल क्या किए थे, उनके साथ बहुत सारे टीम के लोग थे, उसमें दयाराम साहनी एक नाम के व्यक्ति थे। तो उनको जब दिया गया ये काम, तो ये 1921 में हड़प्पा के जगह वो खुदाई किए और खुदाई करके बहुत सारा चीज़ इनको साक्ष्य मिला। तो ये पहला बार जो हड़प्पा का जो खुदाई हुआ, इसके चलते क्या नाम पड़ गया इसका, हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। बात समझे, ऐसे से था सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के 5 उसके सहायक नदियां हैं, उसी के आसपास ये सारा सभ्यता क्या था, बसा हुआ था ज़्यादातर, और अलग अलग भी बसे हुए थे। बात समझे, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इस तरीके से क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय। इसमें कहना कि सिंधु घाटी सभ्यता, अब पतन कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब उसके बाद आएंगे, ये इसको कहते हैं हम लोग क्वेश्चन के आंसर का व्याख्या, कि हमसे पूछा क्या गया है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है उसका कारण को लिखना है। तो इसमें कारण में सबसे पहले क्या दिमाग में आया कि जितने भी जो विद्वान है, विद्वान मतलब जितने भी जो इतिहासकार है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए हैं, वो सब लोग, अब उस समय का सीनियरी मैंने सीन में तो कोई था नहीं, ना कुछ का लिखित साक्ष्य मिला, ना कुछ मिला। लिखित साक्ष्य कहने का मतलब क्या हो गया कि उस समय जलवायु चेंज हुआ, जैसे अभी है तो हम लोग का क्या है, बहुत सारा चीज़ जो भी घटना घटा है तो उसका लिखित साक्ष्य के तौर पर रखता जा रहा है, आदमी पढ़ेगा आगे चल के, तो बहुत सारा जो भी घटना होगा भारत में वो पता चलेगा। उस समय का थोड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल ये हो गया कि कोई साक्ष्य वगैरह ये सब चीज़ नहीं मिला। तो आदमी वहाँ का जो खनन हुआ, खनन होने से अपने दिमाग से रिसर्च कर करके लोग अपना अपना विचार को दिए, है ना। लेकिन कोई आदमी के विचार को 100% काटा नहीं जा सकता है, और कोई आदमी के विचार को 100% माना भी नहीं जा सकता है। तो जो लोग विचार दिए वो सारा चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते चलो। तो इस सभ्यता के जो अंत हुआ, अंत के संदर्भ में क्या हुआ, बहुत सारे विद्वान अपना विचार दिए हैं, लेकिन उन सब में क्या है, मतभेद है। ठीक है, अब मतभेद में सबसे पहले क्या आया बात, क्या लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आंसर क्या लिखना है, पॉइंट वाइज में लिखना है। जलवायु परिवर्तन है, प्राकृतिक आपदा है, बाहरी आक्रमण हो गया, बाढ़ है, सूखा है, फिर नदी में बाढ़ आ गया। एक होता है कि नदी का रास्ता बदल जाना, दोनों अलग अलग चीज़ है। नदी में बाढ़ आना अलग चीज़ है, नदी का रास्ता बदलना अलग चीज़ है ना, वो सब चीज़ है। तो वो सब पॉइंट को अच्छे से लिखना है। लिख करके क्या करना है, एक एक 2-2 3-3 लाइन, हार्डली 2 से 3 लाइन में आप लोग को उसका आंसर
बढ़िया से डिजाइन करना, लिखना है। ये ना कि बहुत ज़्यादा लिख दिए, क्योंकि शब्द का भी एक लिमिट है। हम थोड़ा सा ज़्यादा शब्द में इसलिए दे दिए है कि ज़्यादा रहेगा, फिर पढ़ते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा माइंड से निकल जाता है, तो वहाँ तक आंसर ऑथेंटिक रहेगा, ठीक है ना। तो जलवायु परिवर्तन में अब देखिए बीच में जो बॉक्स बना बना के जो दिए हुए हैं वो किनका किन कौन कौन जो विद्वान है, इतिहासकार है, वो बात कहे थे। अगर आंसर के बीच में ये सब भी लिखा जाएगा तो क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में किनका किनका है, आर.एल. स्टाइन का है, ए.एन. घोष का है और डी.पी. अग्रवाल का है। ये 3 लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है, गर्मी के दिन में गर्मी नहीं होना, ठंडा ठंडा नहीं होना, साफ जो क्लाइमेटोलॉजी है वो फिनोमेना क्या हो जाए, चेंज हो जाए। आई चेंज होने के सबसे पीछे का राज क्या होता है, वन। सबसे मेन चीज क्या होता है, वन। पेड़ पौधा के अंधाधुंध कटाई क्या था दिक्कत। तो ये नगरीय सभ्यता था और यहाँ पर क्या था, लोग काफी समृद्ध थे, खुशहाल जीवन जीते थे, ऐसा कहा जाता है। जहाँ खुशहाल जिंदगी होगा वहाँ पर लोग क्या होंगे, वहाँ जनसंख्या वृद्धि होगा। जनसंख्या वृद्धि क्योंकि लोग वहाँ बसना चाहेंगे। अब जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या होगा, जीने के लिए खाने के लिए खेती बाड़ी चाहिए ना, तो पेड़ों की क्या होगा, अंधाधुंध कटाई होगा। अब पेड़ की अंधाधुंध कटाई हुआ, बस सारा खेल क्या हो गया, बिगड़ गया वहाँ पे। क्योंकि तभी तो हम लोग के गवर्नमेंट में कहा गया कि सड़क के साइड में पेड़ लगाइए, मतलब वृक्ष होना जरूरी। बारिशों का समय से जो मौसम है ये सब हमारे अनुकूल बना रहेगा, बात समझे ना। तो ये जलवायु परिवर्तन में इन लोग के नाम रख के इन चीज़ों को लिखना है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन बहुत फेनोमेना होगा, बाढ़ है, सूखा है, कभी कभी होगा कि अतिवृष्टि हो जाएगा, मतलब वर्षा के समय में वर्षा हो रहा है तो खूबे वर्षा हो रहा है, तो वो भी तो बेकार है। सूखा पड़ गया तो गर्मी पड़ा तो बहुत ही गर्मी पड़ा। गर्मी जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं कि अति गर्मी जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन कहते, कैनेडी कहते, नाम यहाँ लिखा हुआ है, क्या कहते, कैनेडी। कैनेडी का कहना क्या था प्राकृतिक आपदा में, जैसे कि भूकंप आ जाना। इसमें हालांकि भूकंप के बारे में और भी कहा, डेल्स का है, जो रेड्रेक्स है वो कहे हैं, चाहे अकाल आ जाना है ना। अकाल का स्थिति क्या होता है, अकाल का स्थिति क्या होता है, भूखमरी का स्थिति, खाने के लिए क्या हो, अनाज नहीं है। तब प्राकृतिक आपदा मान लो कि बहुत दिन तक बारिश नहीं हुआ, नमी नहीं रहेगा, तो भोजन उत्पादन होगा नहीं होगा, अकाल का स्थिति आ जाएगा, सूखा वगैरह जो स्थिति आता है वो सब, ठीक है। कुछ लोग कहे कि महामारी आ गया। महामारी क्या होता है, महामारी होता है क्या चीज, ऐसा बीमारी जो जानलेवा हो और एक लोग से दूसरे लोग तक क्या हो, पूरा समाज में फैलता चले जाए, अनकंट्रोलेबल हो, कंट्रोल नहीं कहा जाए, उसको कहते हैं महामारी कहते हैं, बात समझे ना। तो इस प्राकृतिक आपदा का ही एक तरह से क्या हो गया, रूप हो गया। कुछ लोग का कहना है क्या चीज कि भूकंप आ गया। भूकंप आ गया तो क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ हम लोग देखते हैं अलग अलग देश में अभी भूकंप कहीं कहीं आ जा रहा है, तो क्या होता है, सारा जो बना हुआ चीज़ और ज़्यादा हो, मतलब रिएक्टर पैमाना से मेजरमेंट किया जाता है, ज़्यादा इस होगा भूकंप तो क्या होगा, पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगा, सब उसमें दब के मर जाएंगे। थोड़ा बहुत बचेंगे वो क्या हो गया, अलग जगह पलायन कर जाते हैं लोग, वहाँ पर फिर से कंस्ट्रक्शन का साइट नहीं रहता तो पलायन कर जाते हैं। तो कुछ चांस क्या था भूकंप का भी। तो प्राकृतिक आपदा में किन 3 पॉइंट को लिखना है, भूकंप, अकाल, महामारी, सूखा वगैरह भी लिखा सकता है। क्वेश्चन को अपने हिसाब से बढ़िया से डिजाइन करना है। ये आपको एक जो बात बताया जा रहा है वो क्या एकदम समरी की, इससे बाहर नहीं, सारा आइडिया यहाँ है, बस डिजाइन अपना से करना है, जो खुद से लिखना है वो, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि कुछ लोगों का कहना है कि बाहरी आक्रमण, बात समझिए, बाहरी आक्रमण करने का क्या मतलब हो गया कि जैसे एक था आर्यों का आक्रमण, दूसरा था विदेशी आक्रमण। आर्यों के आक्रमण के बारे में कौन कौन कहें, व्हीलर कहें, स्टुअर्ट, पिंगट कहें, और ये इस साक्ष्य पे कहे हैं, जो सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद है उसमें कहा कि आर्यों द्वारा जो हरियूसिया को क्या किया गया था, नष्ट करने का उल्लेख मिला था, किसको, हरियूसिया को। और ऋग्वेद में कहा गया है कि हरियूसिया जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था। बात समझ में आया, समझिए। ये पहला जो बाहरी आक्रमण में जो हो गया, हम लोग तो देखे थे ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब पढ़े थे टॉपिक तो क्या सीखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता में सब चीज मिला था, अस्त्र नहीं मिला था। मतलब वो लोग बहुत ही शांत प्रवृत्ति के रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहे होंगे ढंग से। तो जो इस समाज टाइप से लोग होंगे उनको बाहरी आक्रमण क्या करेगा, तो जल्दी जीत लेगा, उसको जल्दी बर्बाद कर देगा, बात समझे। तो इस हिसाब से जो आर्यों के आक्रमण का जो बात हुआ, जो इस कौन बोले हैं, व्हीलर और स्टुअर्ट जो पिगट है वो क्या बोले कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद के हिसाब से कहे कि ऋग्वेद में आर्यों द्वारा हरियूसिया को नष्ट करने का उल्लेख मिला है। वही हरियूसिया जिसका पहले का नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता था। हरियूसिया को वहां पर क्या दर्शाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही नाम हुआ। अब वहां पर उसको नष्ट करने का उल्लेख ऋग्वेद में किसके द्वारा मिलता है, आर्यों के द्वारा, आर्यों के द्वारा। तो आर्य जो भारत में आए थे, तो ये जो कहानी उनका ये हो सकता है, तो ये भी लोग माना गया, ठीक है। उसके बाद विदेशी आक्रमण के रूप में भी गार्डन चाइल्ड ये सब लोग कहे थे।
दूसरा है कि वनों की कटाई, या वनों की अंधाधुंध कटाई के लिए बताएं, जनसंख्या बढ़ेगा, रहने के लिए आवास चाहिए, उसके बाद खेती के लिए क्या चाहिए, उनको जमीन चाहिए, तो वन को क्या करते हैं, काट काट के उसको उपजाऊ भूमि में बदलते हैं। अब वनों की कटाई होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, या तो अतिवृष्टि या सूखा, सबसे बड़ा तो दो चीज़ है, न तो वर्षा बहुत ज़्यादा होगा, न तो वर्षा तो नहीं होगा, क्या बड़ा सूखा हो जाएगा, मरुभूमि टाइप हो जाएगा, ये सब ज़्यादा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो वनों की कटाई में यही सब बात को क्या करना है, लिखना है, जिसके चलते भी हो सकता है कि अकाल पड़ गया होगा, अकाल पड़ने से लोग क्या हो गए होंगे, मर गए होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, चाहे वहाँ से पलायन कर गए होंगे अलग जगहों पर। तो अचानक तो अब ऐसा तो नहीं है कि आदमी को पता चला कि अरे अब तो हम मरने वाले, चल देते हैं, बहुत वहाँ स्ट्रगल किया होगा आदमी, स्ट्रगल करते 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 जब देखा होगा कि अब उपाय नहीं है, बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए होंगे, पूरा वहाँ का पूरा स्थिति नष्ट होता गया होगा, फिर लोग क्या होंगे, वहाँ से चल दिए होंगे। आ रहा है समझ में, समझ से याद करते चलना है ऐसे ही, फिर एक बार जाना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, आप आंसर को ढंग से लिख लेना है। आप पहले से आंसर लिखे तो उसमें एडिटिंग वाला पोर्शन उसको कर लेना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से सब आ जाएगा। एक था नदियों का सूखना, नदी भी क्या होता है ना कि जैसे प्रकृति का तो देन है, अब नदी सूख जाना, नदी में बाढ़ आ जाना, ये सभी प्राकृतिक आपदा का एक रूप होता है। तो नदी का सूखना के बारे में कौन कहते, डीपी अग्रवाल कहे थे, और एक सूद थे, सूद, ये दोनों आदमी का विचार था, डीपी अग्रवाल और सूद थे, ठीक है। इनके अनुसार क्या कहें कि इस क्षेत्र में बढ़ती शुष्कता और घग्गर जो क्या बोलते हैं, घग्गर दाकरा नदी जो है कि सूखने के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। जो पहले जो भी पेयजल का जो व्यवस्था था वो किससे था, नदी से था, तालाब से था, कुआं से था, इन्हीं सब चीज़ों से था। तो नदी हो गया मेन सिंचाई का साधन, नदी से नहर निकाल कर सिंचाई का साधन, ट्यूबवेल वगैरह तो था नहीं, टेक्निकल युग था नहीं, तो उस समय क्या होगा, अब सिंचाई नहीं होगा तो ढंग से क्या होगा, उपज होगा नहीं होगा, कृषि कार्य सही से नहीं होगा। जब कृषि कार्य सही से नहीं होगा तो खाने के लिए लोग को खाना नहीं मिलेगा, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा तो भी क्या होगा, एक आपदा ही हो गया एक तरह से, भूखमरी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नदी का सूखना भी ऐसा कहा जाता है कि घग्गर नदी था, घग्गर नदी क्या हो गया, सूख गया था, जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। अलग अलग कारण दिए गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या है, नदियों का मार्ग बदलना। अब नदियों का मार्ग बदलना कहा, ऐसा कहा गया कि जो नदी है ये मिला साक्ष्य कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा, सिंधु नदी के किनारे। तो कहा कि सिंधु नदी जब अपना मार्ग बदली तो 30 मील करीब दूर चली गई। अब 30 मील समझ रहे हो, 1 माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, मान लो डेवरा ही मान लो, मतलब 45 से 50 किलोमीटर दूर। अब जाने का मतलब क्या होगा, वहाँ से पानी कैसे आएगा, सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो सिंधु नदी क्या की, मोहनजोदड़ो से करीब 30 मील दूरी जाके चली गई, अपना मार्ग बदल दी। अब मार्ग बदलने से क्या होगा, वहाँ वो जो नियरेस्ट बसा हुआ जो जनजीवन होगा वो सब क्या हो जाएगा, वो सब पर बुरा असर पड़ेगा। अब बुरा असर पड़ेगा, अस्त व्यस्त होगा, वहाँ लोग क्या होंगे, वहाँ के लोग पानी के बिना जितना भी जो पानी से होने वाला जो काम था, जैसे सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे वाटर टेबल होता है, वाटर लेवल नहीं कहते जमीन वाला पानी को, वाटर टेबल कहते हैं, वो सब क्या होगा, डाउन हो जाएगा। डाउन होने से क्या होगा, स्थिति उनके बीच में खराब होगा, जो क्या होगा, विनाश का कारण बन जाएगा। तो ये सब बात को लिखना है, एकदम आंसर ऐसा लिखना था, फैक्चुअल आंसर क्या था नहीं था वो सब आंसर, ठीक है। उसके बाद आया कि बाढ़ का आना, कुछ लोग क्या कहते हैं बाढ़ का आना। मोहनजोदारो मूवी भी देखा होगा तो उसमें बाढ़ आया था, बड़ा भयावह बाढ़, देखो तुम लोग मूवी, नहीं ऋतिक रोशन का मूवी है, तो बाढ़ दिखाता अंतिम में कि जो ये सभ्यता है क्यों कैसे पतन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें नदियों में आने वाली बाढ़ का जो अनुमान है वो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिले हैं। जिसमें क्या है, चूंकि कई बार मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था कि यहाँ पर जैसे घर लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो के क्या घर, और जो सड़कें पर क्या गाद और मिट्टी ढही हुई दीवारें। जैसे देखो बाढ़ आएगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगा तो बाढ़ आके जो दियर वाला दियारा क्षेत्र है उसमें कभी देखा होगा, इससे बाढ़ आके जाता है तो सड़क साफ रहता है कि गंदा हो जाता है, बालू है, कीचड़ है, मिट्टी, लेयर बना रहता है ना मोटा परत का, डिपेंड करता है बाढ़ कैसा था, ठीक है। वैसे ही घर वगैरह में जो पानी घुसेगा तो क्या रहेगा, पूरा एकदम गाद कहते हैं उसको, कीचड़ उचड़ टाइप एक लेयर बन जाएगा, बस समझे। उसके बाद जो हो गया, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, कोई चीज़ को पानी का प्रेशर रहता है, पानी का प्रेशर रहेगा तो क्या, दीवार वगैरह को ढा देगा, तोड़ देगा उसको। तो इन सब चीज़ों का भी साक्ष्य मिला, तो इनसे लोग कहें कि हो सकता है नदी का भयावह बाढ़ आ गया हो, जिसके चलते क्या हो गए, लोग चले गए। कि एक जमाने के बाद उसको देखा जा रहा था, अब 1921-20 में देखा जा रहा है, ये घटना तब तक कितना साल पहले का हो गया, 2000 पहले का है, 2000 बाद इस चीज़ को देखा जा रहा है, वो भी संयोग से मिला।
वो एरिया होते 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 क्या हो गया था ना, तो भर जाना, डस्ट वस्ट उड़ के ये सब होते हुए भर गया था। ऐसा नहीं कि वहाँ घटना, जैसे अभी कहीं हम लोग कोई कहानी सुनते हैं और एनडीआरएफ की टीम, कोई टीम चल जाता है, वो सब बात नहीं है। एक बहुत मैंने 2-2 हज़ार वर्ष करीब बाद लोग देखा, तो वहाँ जा कैसे पता चलेगा चीज़, मुश्किल हो जाएगा। तब वहाँ लोग क्या कर सकते हैं, अंदाज कर सकते हैं। तो बाढ़ के लिए कौन, मार्शल मैकी और एएस राव, ये 3 लोग दिए थे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए, हम लोग पतन का कारण को देखे, जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी था, क्वेश्चन का क्या था, मेन बॉडी था। अब क्वेश्चन का मेन बॉडी लिखने के, पहला क्या लिखना है, परिचय, दूसरा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वो चीज हो गया मेन बॉडी। उसका अंतिम में निष्कर्ष या कंक्लूजन क्वेश्चन के हिसाब से होगा। कुछ क्वेश्चन का निष्कर्ष निकलता है, कुछ का कंटिन्यू चलते रहता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बात को लिखना है। तो एक नोट में एक बात ऐसी लिखा दी आप लोग याद करिए कि वैदिक साहित्य में हड़प्पा को क्या कहा गया था, हरियूसिया कहा जाता था, जिसमें नहीं कहा गया कि उसका चर्चा है, वर्णन है ऋग्वेद में आर्यों के आक्रमण का। तो वैदिक काल में हड़प्पा को क्या कहा गया था, हरियूसिया कहा गया था। तो कहीं ना कहीं नाम क्या रटैली हो रहा है, इसके चलते बताया गया हो। आ जाओ अब उसके बाद हम लोग देखो क्या चीज है कि ऐसा कोई ये कारण नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज को कंक्लूड कर रहे हैं, आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं, नहीं है जो समग्र रूप से माने पूर्ण रूप से इस सभ्यता के पतन की व्याख्या कर सके। हम केवल कुछ स्थलों और क्षेत्रों के पतन की ही व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अनेक क्षेत्र था और ज्यादातर क्षेत्र नगरीय था। ऐसा नहीं कि 100% नगरीय क्षेत्र ही था, शहरी क्षेत्र भी था, ग्रामीण क्षेत्र भी था, वो लेकिन एक तरह से ना वेल डेवलप टाइप से उसको, ग्रामीण क्षेत्र भी था, उसको ठीक से डिजाइन, अच्छे से डिजाइन किया गया था। अब इसका व्याख्या कर सकते। उसके बाद क्या हुआ कि इसलिए प्रत्येक सिद्धांत का आलोचना करना पर हमारे हर एक जितने भी जो सिद्धांत है उन सबको क्या करना, डिस्कस करना पड़ा है, जो भी लोग दिए उसका सबके क्या करना पड़ा, डिस्कस करना पड़ा है। उसका पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एकाएक नहीं हुआ है, बल्कि इसका पतन धीरे धीरे हुआ है और अंततः इसका क्या हो गया, विलय अन्य स्थानीय संस्कृतियों के साथ हो गया। मतलब धीरे धीरे विलय होगा तो क्या होगा, लोग वहां से हटते जाएंगे हटते जाएंगे हटते जाएंगे। और हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा सभ्यता आ गया, वैदिक सभ्यता आ गया। वहाँ के लोग धीरे धीरे अलग जाके शिफ्ट होंगे, वो सभ्यता शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पहले पशुपतिनाथ का पूजा, मातृदेवी का पूजा पाठ होता था, तो संभवतः वो लोग अलग गए होंगे। तो जो उनका कल्चर है उसको कंटिन्यू करता है आदमी। अब कंटिन्यू करता है तो क्या है, जैसे यहाँ से अमेरिका आदमी चला जाता है, छठ पूजा करता है, बिहार में हिंदू है तो बिहारी लोग क्या करते हैं, वहाँ भी लोग छठ, मन नहीं मानता है ना ये पूजा करना है, क्योंकि जिस श्रद्धा के साथ जुड़े होते हैं वो तो आपको करना हो जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, वो लोग करते 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 ये कंटिन्यू हो गया होगा, बस समझे ना। तो इतिहास में जो साक्ष्य दिया है उसके आधार पर हम लोग इस आंसर को क्या किए हैं, हम लोग देखे हैं। तो ये आंसर को क्या करना है आपको, अच्छे से एक बार घर जाके वीडियो को देखना, पॉज कर करके पॉइंट वाइज आंसर उसको लिखना है। सारा क्वेश्चन अभी से लिखना शुरू कर दो, इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ध्यान रख लो। और नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। वो है क्या चीज कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन प्रणाली है वो क्या सिखाता है, इससे पहले के लोग प्रदूषण रहित जिंदगी जीते थे, आदमी को क्या नीड है उसके हिसाब से घर बनता था। अभी क्या होता है, नीड के हिसाब से घर नहीं बनता, दिखावा के हिसाब से घर बनता है ना, नीड के हिसाब से घर नहीं बनता। उस समय नीड के हिसाब से ध्यान दिया जाता था कि आदमी जो है उसको जरूरी क्या है, उसके हिसाब से घर बनता था। अब तो माहौल ही अलग हो गया। तो देखो अब इसके लिए इंट्रो का पार्ट थोड़ा सा हम लोग लिखे। अब हड़प्पा सभ्यता का इंट्रो का पार्ट मोटा मोटी वही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन एक जैसा हो तो क्या करना है, थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज भी करना है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये लोग जान गए। इस सभ्यता का नाम विशेषकर सर जॉन मार्शल के निर्देश पर कौन रखे थे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इसका नामकरण किया था। तो पूछा जाएगा हड़प्पा का नामकरण किसने किया था, ऑप्शन आ जाएगा, मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, राय बहादुर साहनी। इसका उत्खनन कब हुआ था, 1921 में, ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। एक बार बढ़िया से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता था, बहुत सारा एमसीक्यू भी रेडी हो जाता है, उसके साथ लघु उत्तरीय क्वेश्चन रेडी हो जाता है, तो सबको ध्यान रखना है। यह एक ऐसा है क्या बोलते हैं, पाक ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन कालीन है, ये भी चलिए। हड़प्पा सभ्यता कैसा था, कांस्ययुगीन था। कैसा सभ्यता था, कांस्ययुगीन सभ्यता था। कांसा का बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोग हुआ, यहाँ पर लोहा का उपयोग देखने को, लोहे का साक्ष्य देखने को नहीं मिला, बस समझे ना, ध्यान रखना। ये भी ऑब्जेक्टिव अच्छा गया। और इससे भारत का क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। भारत का कैसा सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता है। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे कह लो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में ये हमारा इंट्रो हो गया हड़प्पा सभ्यता के लिए।
अब सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारा चीज हम लिखे हैं, लिखे इसलिए हैं ताकि तुम लोग को ना काम आ जाए ये चीज ज्यादा बढ़िया से। देखो इस सप्ताह का जो प्रमुख स्थल है ना, जैसे कुछ स्थल है कहाँ बसा हुआ था, उस नदी के किनारे का बात कोई एक जगह हम लिख दिए। जैसे पहला क्या है, जो हड़प्पा नाम है, हड़प्पा। हड़प्पा क्या है, मोंटगोमरी, जहाँ अभी कौन सा पंजाब का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान दो जगह है, सॉरी पंजाब दो जगह है, एक हमारे पास है भारत में, एक है पाकिस्तान के पास। तो पूर्वी पंजाब हमारे पास है, पश्चिमी पंजाब किस है, पाकिस्तान के पास है। तो उसमें जो मोंटगोमरी है वहीं पर कौन सा हड़प्पा है, जहाँ पर जो दयाराम साहनी क्या किए थे, खुदाई किए थे। बात समझ में आए ना, इसीलिए नाम हुआ। इशारा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कह दो, माने इशारा जगह को सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया हो गया, चाहे हड़प्पा सभ्यता ही कह दो, क्योंकि खुदाई यहाँ जो होने से पहले से सबको मोटा मोटी यही नाम से पुकारा जाने लगा। बस समझे। दूसरा क्या हो गया, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का लड़काना, वो सिंध पंजाब, सिंध डिस्ट्रिक्ट है, सिंध पंजाब हो गया, है ना। फिर कौन सा हो गया, सुदका गंडोर है, वो बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। चान्हू दरो, ये भी कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। हम लोग उस भारत की बात कर रहे हैं जिस भारत का विभाजन नहीं हुआ था। बात समझे, भारत को उप महाद्वीप कहा जाता था, उस समय की बात कर रहे हैं। कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ कहाँ, राजस्थान है। कोट दीजी खैरपुर सिंध पाकिस्तान में है। रंगपुर ये काठियावाड़ है, गुजरात में है। और रोपर कहाँ है, रोपर कहाँ है, पंजाब में है। और लोथल कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। वनावली कहाँ है, हिसार जो हरियाणा में पड़ता है। और धौलावीरा हो गया कच्छ जो गुजरात में। ये कुछ आपको दिया गया, कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो, है ना, इसमें लिखा गया नगर नियोजन प्रणाली में। अब नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत ये है ना कि जिस चन्हू दरो किस नदी के किनारे बसा था, सिंधु नदी के किनारे। बस समझ में है ना। थोड़ा देर पहले हम लोग घग्गर नदी का चर्चा किए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन हुआ था। तो हनुमानगढ़ का देखो राजस्थान में, वो कालीबंगा जहाँ चूड़ी का साक्ष्य मिला है मुख्य रूप से। तो ये बात लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन में जहाँ जोड़ी होगा वहां पर यूज करने के लिए लिखे हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन के मेन बॉडी में हम लोग देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन प्रणाली है उसके बारे में बताना है। चलो अब नगर नियोजन प्रणाली में हम लोग एक एक करके चीजों को देखते चलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा है, इसको क्या कहा गया, उप महाद्वीप में कहा गया, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया इसको। और इस स्थल से जो प्राप्त नगरीय अवशेष हैं उसी के बारे में, उसी के हिसाब से कहा गया कि यहाँ पर जो नगरीय अवशेष है ये कौन सा भाग है, दो पार्ट में था। एक पार्ट था ऊपरी भाग, एक पार्ट था निम्न भाग कहो चाहे निचला भाग कहो। ऊपरी भाग में जो थे वो कहा था जैसे बहुत बड़ा बेसमेंट और ईंट वगैरह ये सब का बना करके उसको ऊंचा करके बनाया गया था। वो क्या होता था, पश्चिम तरफ था, पश्चिम दिशा में जहाँ हम लोग बसते थे उसके पश्चिम दिशा में। आप पूर्व दिशा में कौन सा था, निचला भाग था। दोनों के बारे में डिटेल करके देखो। जो ऊपरी भाग में कौन सा था, शासक थे। ऊपरी भाग में जितने भी थे वो शासक थे, है ना। जो उस सभ्यता का जो कंट्रोल करने वाला प्रशासक लोग है वो लोग देखने वाला, राजकीय जो इमारत है वो सब था, वहाँ पर शासक थे। खाद्य भंडार गृह था। खाद्य भंडार गृह करने का मतलब अन्नागार इसको कहते हैं, जहाँ पर ऐसे अपने के पास अभी क्या है, FCI अनाज का बोरा रखा था ना गोडाउन में, उस तरीके से, ठीक है। जबकि निचला भाग में क्या था, निचला भाग में छोटे भवन के साक्ष्य मिले। छोटे भवन करने का मतलब आम जन लोग जो रहने वाला जो होता है उस तरीके से उसको साक्ष्य मिला, ठीक है। तो ये दो हो गया, ये दोनों का जरूर जिक्र करना है। पहला किसका जिक्र करना है, ऊपरी भाग और निचला भाग का जिक्र करना है। ये तो हो गया मोटा मोटी बात। अब आते हैं, बात करते हैं भवन के बारे में कि घर द्वार ये सब जो कैसा था, ठीक है। भवन वाला में क्या है कि कुछ यहाँ पर एक ऐसे लिखाया हुआ है, तो जगह नहीं होने का कारण बाद में फिर से लिखे, इसलिए अब लिखना है आप लोगों को, तो अरेंज करके ढंग से लिखना है आंसर को। अब सभी भवन कैसा था, समान क्षेत्रफल में सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित थे। मतलब क्षेत्रफल कैसा दिया था, बढ़िया लगता था एकदम। हर एक घर को एक ढंग से बेस टाइप से बना के दिया गया था, ताकि देखने में क्या होगा, खूबसूरती लगेगा, है ना, खूबसूरती होगा उसका। बीच से रास्ता निकालना भी आसान हो जाएगा, ठीक। भवनों के जो दरवाजे थे वो किस तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं, पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन एक जगह ये ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, लोथल में। लोथल जो है वहां पर क्या मिला है, सड़क मुख्य सड़क की तरफ ही खुलने का साक्ष्य मिला है। ऐसा हर एक जगह नहीं मिला है, लोथल में इस टाइप से मिला है, ठीक है। तो पीछे जो अलग मुख्य रूप से ज्यादातर जगहों पर जो सड़कें कहाँ खुलती थी, पीछे गलियों में खुलती थी, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, ठीक है। उसके बाद आया, अब इसी का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग सड़क पे आएंगे, है ना। ये लाइन खींचा हुआ सड़क पर देखिए,
तो इसका जो चर्चा पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोथल में क्या हुआ, ये अपवाद था। लोथल में अपवाद था मतलब लोथल के जो एरिया में जो भवन था उसका जो मुख्य द्वार था वो मेन रोड माने मुख्य सड़क की तरफ नहीं था, सॉरी था गली की तरफ नहीं था, वो अपवाद में हो गया। ठीक है। भवनों का निर्माण किससे किया गया था, पक्की ईंटों से किया गया था। यहाँ का जो जल निकासी प्रणाली जो घर के अंदर था वो क्या था, काफी बढ़िया था। अभी जैसा नहीं है कि ड्रेनेज बन गया और घर से पानी नहीं निकल रहा, रोड पे पानी फैल गया, अभी तो वही बन रहा है, बात समझे। लेकिन उस समय का देखिए, और ये पानी निकासी के लिए देखो पाइपों का जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किया गया था, पाइप का निर्माण किया गया था। सोचिए मैंने कितना टेक्निकली वो लोग जो भी चीज में थे, कितना मैंने सोच के फिट आदमी सब सीखना चाहिए। हम अपने इतिहास से अगर अच्छे से सीखे ना तो बहुत आगे बढ़ जाएगा आदमी। अब देखो दूसरा हम लोग क्या देख, भवन के बारे में समझ में आया, घर और उसके आसपास के चीजों को देखें हम लोग। अब देखते हैं सड़क। सड़क कैसा आता था, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मीन्स 90 डिग्री पर ऐसे सड़क था पूरा, एक ऐसे जा रहा है तो एक आ रहा है, ऐसे इस 90 डिग्री पर काटती थी। इस सभ्यता का जो निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए क्या ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब विन्यास वर्ड लिखा गया, विन्यास मतलब क्या, जैसे कोई मोहल्ला है उसको बसाना है, उसको पूरे एरिया को फैलाना, विन्यास मतलब फैलाना, फैलाव के लिए। तो ग्रिड पद्धति, ग्रिड मतलब क्या होगा, जैसे चेस बोर्ड नहीं होगा एक तरह से, वो ग्रिड पद्धति का एग्जाम्पल हो गया, है ना, उस टाइप से बनाता था। रास्ता है, घर है, फिर रास्ता है, घर है, एकदम ढंग से, वो ग्रिड पद्धति हो गया। ठीक है। ग्रिड पद्धति अपनाती थी। प्रत्येक सड़क तथा गली दोनों ओर पक्की नालियों तथा सड़कों उसके नीचे क्या होती थी, बड़ी नालियां क्या होती थी, निर्मित पाई जाती थी। देखो हरे घरों की से जोड़ा गया था, छोटी नाली से जोड़ा गया था। वो सारा नाली कहाँ जाके मिलता था, बड़ी नाली में मिलता था जो सड़क के साथ अटैच था। और उस नाली के नीचे भी क्या था, एक गड्ढा किया गया था, जहाँ क्या हो कचरा वगैरह जो भी हो वो पानी से बहता बहता जाए, वहां पर क्या हो जम के नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए, तली में बैठ जाए। सफाई करने के लिए क्या होगा, हर जगह हमको नाला को साफ नहीं करना पड़ेगा, जहां जहां गड्ढा को उसका कचरा निकालेंगे, फिर से कचरा उसी में जमा होगा, अब पानी तो धीरे धीरे निकलता हुआ चला जाएगा। बस समझे ना। इससे क्या होगा, नाला जाम नहीं होगा। नहीं तो बरसात में क्या होता है, लोग अपना ही प्रोडक्ट देख के घबरा जाते हैं कि हमारे घर के सामने सबका आसपास के मोहल्ला का प्रोडक्ट नहीं पता चल जाता है। अच्छा देखिए जब उपटता है तो, नाला जब उपटता है तब पूरा दिखार हो जाता है बरसात में। अब देखो नगर प्रबंधन, जो बहुत मेन बात है, नगर प्रबंधन का क्या मतलब, घर के बारे में हम लोग पढ़े, सड़क के बारे में पढ़े, इसे प्रबंधन था, लेकिन नगर प्रबंधन मतलब एक था मैनेजमेंट टाइप से, कि मैनेजमेंट कैसा था नगर प्रबंधन। तो देखो जगह जगह पर क्या था, पेयजल की व्यवस्था थी, पानी पीने का व्यवस्था था बढ़िया से। नालियों में कैसा था, प्रकाश का प्रबंध था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ चीज देखने से मिलेगा कि आखिर ये लिखा हुआ क्यों था, नालिया में लाइट जाए, वहां क्यों जाए, नालिया में लाइट का क्यों व्यवस्था, ताकि साफ सफाई सब काम करने में क्या हो, वहां दिक्कत नहीं हो। बस समझे ना। ठीक। यात्रियों के लिए क्या था, समुचित ठहराव था। ठहराव मतलब कैसा, सराय कह लीजिए, सराय मतलब होता है ठहरने का ही जगह कहते हैं उसको, या धर्मशाला का विशेष प्रबंध किया गया था। ठीक है, कौन, यात्री लोग जो कहीं आवे जाए उसको रुकने का व्यवस्था था। नगर में जो क्या था, नगर की जो गंदगियां हैं उसको क्या किया जाता था, दूर ले जा करके फेंका जाता था। इन्हें कि शहर से उठाए उन्हें बगल में फेंके हुए, यहाँ बदबू कर रहा है, पूरा महक रहा है, उसी बगल में घर है, ये भी कंडीशन हो जाता है ना, तो वो नहीं, दूर ले जाके साफ सफाई का क्या हुआ, विशेष ध्यान, साफ सफाई का बढ़िया ध्यान हुआ। स्वास्थ्य नियमों के प्रति क्या था, कुशलता था, कुशलता का परिचय, कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, हमको बीमारी कैसे नहीं होगा, इतना वो लोग अपने आप में ध्यान रखे हुए थे। समझिए। साथ ही साथ जो प्रदूषण नियंत्रित नगर का समायोजन किया गया था, कहने का ये भी मतलब समझिए प्रदूषण नियंत्रण से, कि जो मिट्टी का जो बर्तन बनता था, समझो टेराकोटा जिसको कहते हैं ना, तो मिट्टी के बर्तन को जो पकाया जाता था, पकाते हैं ना उसको, पकाया जो जाता था, वो कहा गया था कि नहीं नगर के अंदर में नहीं, नगर से दूर, धुआं होगा, प्रदूषण होगा, इतना ध्यान रखा था लोग। अभी क्या करते हैं, घर के आगे आग लगा देते हैं, पूरे आग लगा देते, पत्ता उत्ता जितना सब चीजें जमा किया लगा दो आग, यही काम होता है। मतलब उस समय था कि जो रोज दिन के काम आने वाला जो चीज था, उसके प्रदूषण के लिए क्या किया गया था, प्रदूषण ना हो, जो एरिया है उसे दूर ले जाके वहां पर जो आग फूकने का काम वो सब किया गया था। अब सोचो कितना बढ़िया प्रदूषण पर नियंत्रण, तब तो लोग वहां के काफी खुशहाल थे।
ठीक है। अब कला के बारे में देखो कि आर्ट कैसा था, कला कैसा था। यहाँ की कला में दो विशेष गुण थे। अब कौन कौन गुण था वो देखो। इस सभ्यता में बनावटीय जो बिल्कुल भी नहीं थी। बनावटीय समझते हो, बनावटी कला होता है, एक होता है नेचुरल होता है, तो बनावटी टाइप नहीं था। जो जैसा है वैसा ही चीज को लोग निर्माण करता था, बनावटी बिल्कुल नहीं थी। इसके घरों और भवनों का जो निर्माण लोगों की उपयोगिता और क्या बोलते हैं, आराम को ध्यान में रखते हुए जो घर का जो निर्माण हुआ था, लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, लोग को उसमें आराम कैसे मिलेगा, उसके हिसाब से बनाता था, बनावटी टाइप से नहीं बनाता था। ठीक है। और दूसरा कैसा था, ये उपयोगिता को ध्यान देते थे। किसका ध्यान देते? उपयोगिता को ध्यान देते थे। देखते थे कि उपयोगिता के साथ साथ ये चीज सुंदर कैसे बनेगा। एक तो उपयोग लायक हो, दूसरा उसमें सुंदरता कैसे हो, उसके लायक बना देते। बस समझ में आया? अभी सब आंसर को बताओ तुम ही लोग कि कहीं जाके अगर देखोगे गेस्ट पेपर में चाहे मॉडल में, तो बताना मिलेगा, डाटा ही नहीं मिलेगा। ये सब इतना ले लिया है, चिट्ठा लिख के छाप दिया है, जाता है बच्चा सब, बस या तो वही रट के चल गया, और रटेगा तो यादों नहीं रहेगा ठीक से। और उसके बाद क्या करता है, एग्जाम में मौका मिल गया, बस छाप दिया, मतलब पूरे लिख के आए, डाटा नहीं, टीचर को नहीं मिलेगा तो नंबर कहाँ से मिलेगा। ठीक है। अब एक विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, नहाने का। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, मोहनजोदड़ो किस लिए बार बार आता है, जो कौन सा, जो नहाने का जो बहुत बड़ा जो स्नानागार था वो था। ये क्या था, जिसमें क्या था, तालाब था, और तालाब के थे जिसमें दुर्ग किले बने हुए थे। देखो उस समय उसके बगल में रूम वगैरह बनाया गया था। संभवतः जैसे कहा गया कि उस तालाब में नहाने के लिए कोई अनुष्ठान वगैरह होता होगा बृहत रूप से, तो लोग नहाने के लिए आते होंगे। कपड़ा उपड़ा बदलने का वहाँ पर प्रॉपर टाइप से जगह था, हर चीज़ का एक ध्यान था। ये ना कि तालाब है खाली छोड़े हुए, नहीं, वहाँ पर एक रूम टाइप से ऐसे बना हुआ था, जगह बना हुआ था। ठीक है। और एक दशमलव प्रणाली का मतलब समझिए, गणितीय विधि भी वहाँ कितना बढ़िया रहा। ये चीज़ क्या सिखाता है कि दशमलव प्रणाली का नॉलेज था उस समय, है ना। देख रहे हो, दशमलव में लंबाई कितना था, 11.88 मीटर, चौड़ाई कितना था, 7.01 मीटर, और 2.43 मीटर क्या था, गहरा था। इतना गहराई था, बस समझे, इतना गहराई किसका, तालाब का गहराई था। इस स्नानागार के टैंक की जो सीढ़ियाँ, ये सब जो स्नानागार की जो टैंक है वो किस सीढ़िया से जुड़ी हुई थी। सीढ़ी से होकर आराम से क्या होता था, लोग उसमें जाते थे। इन्हें कि पोखर में जैसे डुलुक गया, गिर गया, सीधे स्लिप करके, वैसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आदमी जा रहा है, समझिए, है ना। एक हो गया अन्नागार, जैसे हम लोग ना जहाँ पर अन्न का भंडारण करते हैं, अन्न का भंडारण करते हैं, उसके बारे में आओ देख लो, है ना। देखो नगर नियोजन प्रणाली में ये सारा चीज आता है, टोटल चीज। तब ना पूछा गया तुमसे, समझो कि आधा सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों क्वेश्चन उससे ज्यादा मुख्य रूप से ही दोनों कवर किए हुए। जो अन्नागार है, जहां पर अनाज रखने का जो जगह है, वो हड़प्पाई नगरों का एक महत्वपूर्ण क्या हो गया, हिस्सा था। अब महत्वपूर्ण हिस्सा होगा ही, अनाज भंडारण का जगह है, खाने के लिए, जीवन यापन चलने के लिए उसको। मोहनजोदड़ो में इसका सबसे बड़ा इमारत देखने को कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, याद रखना है। विशाल अन्नागार सबसे कहाँ है, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में। अब इसका लंबाई है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। ऐसा एक होता है गोडाउन टाइप कह लो, वैसा बना हुआ साक्ष्य मिला है। यह नदी के किनारे से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित था। इसका क्षेत्रफल लगभग क्या था, इसका क्षेत्रफल जो हो गया, जो पूरा एरिया हो गया 83,81,025 मीटर स्क्वायर कह लो, चाहे वर्ग मीटर कह लो, इसका क्षेत्रफल था। अब समझो बात को, नदी से क्यों जुड़ा हुआ था, क्योंकि पहले जो यातायात का जो साधन था वो किससे था, जलमार्ग के द्वारा था। तो कहीं ले जाना है, लाना है, सब नदी के किनारे ही तो बसा हुआ है, तो वो उसमें सुविधा होता है। उसका जो मुंह खुलता था गोडाउन का, अनाज भंडारण जगह था, उसका जो मुंह जो खुलता था किस तरफ, नदी के तरफ ही खुलता था। बस समझे। तो ये सब हम लोग कुछ कुछ मेन पॉइंट देखे। तो मेन पॉइंट में हम लोग क्या क्या देखे बताओ, इसको रिकॉल करो। मेन पॉइंट में हम लोग क्या देखे, सबसे पहले देखे मोटा मोटी बात एक देखे, संक्षेपण टाइप से सबसे पहले उसका हम लोग उस परिचय टाइप से देखे, भवन के बारे में देखे, सड़क के बारे में देखे, नाला के बारे में देखे, और अन्नागार देखे, स्नानागार देखे। उसके बाद और भी सब चीज़ देखे, प्रदूषण से नियंत्रित घर द्वार अपने हिसाब से लोग बना रहा था, और ऐसा नहीं कि हम बना लिए तो बगल वाला को नहीं, सिस्टमेटिक समाज था, अपना भी घर ठीक से बनाता था, बगल वाला की। मतलब ये सुनियोजित करने क्या मतलब कि हम भी ठीक से रहे, सामने वाला भी ठीक से रहे, सब ठीक से रहे, तब नो बढ़िया बनेगा। अब बढ़िया बनेगा तो क्या होगा, वो एरिया देखने में भी कितना सुंदर लगा होगा। नहीं था कि चीज में कोई दिखावा नहीं था, उपयोगिता के हिसाब से तो बना ही बना था, साथ में सुंदरता का भी ध्यान रखा गया था। कितना बढ़िया बात है, सोचो, है ना। तो अब इस आंसर को क्या करते हैं हम लोग, कंक्लूड करते हैं आंसर को। इसमें क्या था कि इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, हम लोग देखे, चाहे लिखना आंसर में कि हम लोगों ने पाया कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन और इसकी बनावट काफी विशेष रूप से क्या थी,
काफी विशेष थी ना, विशेष रूप से क्या लिखेंगे, सुनियोजित, छूट गया यहाँ पर, सुनियोजित, सुनियोजित लिख लो, सुनियोजित लिख लो, उन्नत लिख लो, वो भी लिख लोगे तो बढ़िया ही है, कोई भी है ना। और इसकी बनावट काफी विशेष रूप से क्या थी, सुनियोजित थी, जो कि एक सुनियोजित, यहाँ तब सुनियोजित लिखते, यहाँ लिख लीजिए, जो कि क्या एक उन्नत जीवन यापन को क्या करता है, दर्शाता है। उन्नत जीवन यापन डेवलपिंग टाइप से होने वाला जीवन को दर्शाता है। 2 लाइन का कंक्लूजन हो जाएगा, एग्जामिनर देखे गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में जनरली 3 अंक देता है, 2 ही अंक लोग देते हैं, क्वेश्चन लिखा ही नहीं रहता उस हिसाब से, बस समझे। तो करना क्या है, अब तुम लोग को क्या करना है कि सारा के सारा जो क्वेश्चन है इसको अपना से क्या करना है, एक बार लिखना है, 1-2 बार वीडियो को देखना है, बहुत कितना आधा घंटा समय लगेगा, 2 क्वेश्चन तुम्हारा इस ढंग से अपना हो जाएगा कि एकदम एग्जामिनेशन में टेंशन फ्री। और